तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, तो दो बंदे सुजाकू प्लेनेट पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। पर जब उन्हें अचानक से वांगलिंग की मूर्ति देखती है, जिससे कि ये जूमो के नाम से जानते हैं, ये तुरंत ही पीछे भागते हैं और आकर के उस बिग हेडेड गाय को भी बताते हैं। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और फिर से वांगलिंग को दिखाया जाता है। इसके आसपास का जो एरिया था 50,000 किलोमीटर तक, वो पूरी तरह से सूख जाता है। मतलब वहाँ की जो भी औरत थी, चाहे अर्थ की हो चाहे प्लांट्स वगैरह की, ये उन्हें डिवोर कर जाता है। इसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे थे, इसका लाइफ फोर्स फिर से पहले जैसा हो चुका था। फिर ये बोलता है कि फिंगर ऑफ डेथ से लाइफ फोर्स रिकवर करने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मतलब इसे जो समझ में आया होगा। और यहाँ से वांगलिंग निकल जाता है टाशान के साथ। और जब ये वर्ल्ड के साथ मर्ज होता है तो प्लेनेट सुजाको के बारे में सोचता है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और उस बिग हेडेड गाय को दिखाया जाता है। वो दो बंदे इसके पास आ चुके थे, पैनिक कर रहे थे। और इनमें से एक बोलता है कि सेलेस्टियल मैसेंजर, हमने वहां पर एक स्टैचू देखा। अब ये सुनकर के बिग हेडेड गाय बोलता है, मैंने तुमको स्लॉटर करने के लिए बोला था, स्टैचू वगैरह देखने के लिए नहीं बोला था। अब इनमें से दूसरा बोलता है कि सेलेस्टियल मैसेंजर, आपको खुद वो स्टैचू चल के देखना चाहिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हम वापस क्यों आए। अब ये सुन करके बिग हेडेड बॉय बोलता है कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है, इसने अभी तक अपना कोई स्पेल भी यूज़ नहीं किया था। क्योंकि ये जो प्लेनेट था सुजाकू रैंक 6 का प्लेनेट था। और इसका ये मानना था कि जब तक रैंक 7 का प्लेनेट ना हो, यानी जिस पर कॉर्पोरियल यांग या इसके लेवल के बंदे ना हो, ये स्पेल क्यों यूज़ करेगा। तो फिर भी ये आगे बढ़ता है कि मैं भी देखूँ भाई स्टैचू किसकी है। अब वैसे भी एक सेलेस्टियल बन चुका था, इसका डोमेन जा चुका था, पावर लेवल निर्वाणा स्क्रायर के अर्ली फेज में था। अब इसका डिवाइन सेंस फैलता है और यहाँ पर जो भी कल्टिवेटर्स थे, क्योंकि ये निर्वाणा स्क्रायर का था, तो जो नॉर्मल बंदे रहते हैं जैसे कोर फॉर्मेशन वगैरह के, उन्हें ऐसा फील होता है कि मानो उनके कोर में क्रैक आ रहा हो। सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाले बंदों को ऐसा लगता है कि उनका सोल उनकी बॉडी से निकल जाएगा। पूरा प्लेनेट सुजाकू अब साइलेंट हो जाता है, क्योंकि ये बंदा, जो नॉर्मल लोग थे उन्हें मारना नहीं चाहता था, नहीं तो बस इसके डिवाइन सेंस से वो लोग मारे जाते। इधर जाऊ उठाई, क्योंकि इनके पास ड्रैगन इनहेरिटेंस था। तो फिलहाल इनके आसपास एक ग्रीन ऑरा थी जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करके थी। और इनके थोड़ी दूरी पे यूनको जी खड़े थे, जो कि गोल्डन टैटूज को यूज कर रहे थे। फिर भी उस डिवाइन सेंस के कारण ये प्रेशर फील कर सकते थे। और जब ये आगे बढ़ने को देखते हैं तो उस प्रेशर के कारण यूनको जी खून के उल्टी करने लगते हैं। बिग हेडेड बॉय आता है, इसका हाथ जो था पैर, मतलब पिछवाड़े के साइड था, और बोलता है यार ये तो वेस्टेड प्लेनेट है, इसके बारे में तुम लोग हाइप बना रहे हो। जाऊटाई भी अभी भी काउंटर करने को देखते हैं, बट ये भी अब कोलैप्स करने लगते हैं और खून की उल्टी करते हैं। अब इस दौरान बिग हेडेड बॉय का डिवाइन सेंस फैलना शुरू होता है। और जब उस जगह पे पहुंचता है, क्लाउड स्काई सेक्ट पे, तो ये भी एकदम शाहरुख भाई की आवाज में हकलाने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसे लगा नहीं था कि जूमू की स्टैचू यहाँ पर होगी। इसे पुराने दिन याद आते हैं जब ये जूमू से बैटल किया था, वो ट्रायल्स के लिए, हेवंस ट्रायल जो या था या उसके ऊपर वाला, जहाँ पर जूमू ने बस अपने स्पेल को यूज़ किया था और इसकी बॉडी पूरी खत्म हो गई थी, जो कि इसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं थी। फिलहाल ये गायब होता है और क्लाउड स्काई सेक्ट के सामने प्रकट होता है और बोलता है मास्टर डेमन जूमू। ये पहचान जाता है कि नहीं, ये उन्हीं की स्टैचू है। इधर टाइयान स्टैचू के नीचे बैठा हुआ था। अब इस बंदे के भी एक्सप्रेशन को युनको जियो या कोई भी देखते हैं कि स्टैचू की तरफ देखने के बाद ये भी शॉक्ड है। क्या वांग लिंग बहुत पावरफुल बन चुका है या क्या बात है। फिलहाल ये सोचता है कि यार मैं जूमो को प्रोवोक तो नहीं कर सकता इस एबेंडेंट कल्टीवेशन प्लेनेट के लिए। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि वो ऑल हेवन स्टार सिस्टम से नहीं है, वो अलायंस स्टार सिस्टम से है। और ये बात मैं ऑल हेवन स्टार सिस्टम में बता दूंगा, तब मजा आएगा, तब पावरफुल लोग इसे मारने के लिए आएंगे। इधर टाइयान को दिखाया जाता है और जूमो का जो स्टैचू था, इससे ये बंदा तोड़ने को सोचता है। टाइयान आगे खड़ा था, ये नहीं चाहता था, क्योंकि ये वांगलिंग को अपना एक तरह से गॉड फादर या जो भी बोल लो मानता था। अब इस दौरान ये अटैक कर भी देता है। टाइयान को कोई डर नहीं था। टाइयान एक ही चीज कहता है कि ये बेनीफैक्टर का स्टैचू है, तुम इसे छुओगे तो तुम मारे जाओगे। अब बिग हेडेड बॉय देखता है कि टाइयान का वैसे भी लाइफ फोर्स कम है, और ये बोलता है कि स्टैचू से क्या फर्क पड़ता है, जूमो भी आ जाए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी स्पेस में रिपल होता है, एक कोल्ड वॉइस आती है, इतनी कोल्ड कि इस बंदे की फट जाती है कि फिर से वो बात बोलो। अब ये बंदा भागने लगता है, ये जान चुका था, क्योंकि बस जूमो के प्रेशर के कारण ये खून की उल्टी करने लगा था। वांगलिंग फाइनली प्रकट होता है। यूनको इसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं वांगलिंग। जाओवोटाई की आंखों में भी एक चमक था कि वांगलिंग तुम आ गए। एक ही नाम चलता है कि प्लेनेट सुजाकू के ट्रू एंसेस्टर वापस आ चुके हैं, वांगलिंग। अब इधर वांगलिंग बिग हेडेड बॉय की तरफ बढ़ता है कि भाई तू बच तो नहीं सकता। अब ये बंदा एक टेक्निक यूज करता है, ब्लड एस्केप, ताकि जल्दी से भाग सके। इसकी स्पीड ज्यादा तेज थी, पर वांगलिंग
स्पेस से मर्ज होता है और जहां पर वो वर्टेक्स बना था सीधा वहीं पे प्रकट होता है और एक अटैक करता है। जैसे वांगलिंग का पाम अटैक टकराता है, इस बंदे का जो ब्लड एस्केप वाला रास्ता था वो गायब हो जाता है। ऐसा स्पेल इस बंदे ने कभी देखा भी नहीं था और बहुत सारे लोग इस अटैक को देखते हैं और इनको समझ में आता है कि वांगलिंग कितना पावरफुल हो चुका है, जैसे कि जाओ वुटाई और यूनको जी जैसे लोग। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है, एक मॉर्टल शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक सफ़ेद बालों वाला बंदा था और इस बिग हेडेड बॉय की वजह से वो भी इंजर्ड हुआ था, मतलब उसका डिवाइन सेंस की वजह से। और इस बंदे के सामने एक पेंटिंग था जिस पर लिखा हुआ था वांग क्लैन एंसेस्टर वांग जुओ। फिलहाल ये बंदा जो बिग हेडेड बॉय था ये वांगलिंग पर स्पिरिट डिस्ट्रक्शन नेट का यूज करता है। वांगलिंग को फर्क ही नहीं पड़ता, वो सीधा आगे बढ़ता है। नेट जहां पर जा रहा था वहां से वांगलिंग गायब हो जाता है। अब इस बंदे को भी समझ में आता है कि यार मैं ब्लड स्पेल से कितने बार बचाऊं, लेकिन ये बंदा ज़ूमो ये और तेज है। अब वांगलिंग इसके सामने प्रकट होता है और फाइनली ये बंदा अब डरते हुए बोलता है कि ज़ूमो यहाँ मैंने किसी को नहीं मारा है, तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो। अब वांगलिंग रुक जाता है, ऐसा देखकर बिग हेडेड बॉय थोड़ा खुश होता है। फिलहाल ये अब ज्ञान बांटता है कि देखो मैं और तुम दुश्मन तो है नहीं, तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ये जा तो रहा था पर इसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि मैं इससे रिवेंज तो लूंगा ज़ूमो से, और 11 स्टार सिस्टम में बता दूंगा, फिर ब्लड गॉड वगैरह इसे छोड़ेंगे नहीं। चाहे तुम्हारे बिग ब्रदर किंग शुई भी हों तो भी तुम्हें वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम ऑल हेवन स्टार सिस्टम से हो ही नहीं। पर वांगलिंग जानता था कि ये क्या सोच रहा है, ये तुरंत ही गायब होता है और साथ में इसके पास वो जो एंशिएंट गॉड फर्नेस था ग्रीड वाला उसे यूज करता है और बोलता है एक्सचेंज। तो फिर से बिग हेडेड बॉय इसके सामने प्रकट हो जाता है और वांगलिंग बोलता है मैंने बोला कि तुम जा नहीं सकते। अब ये बंदा फिर से पीछे हटता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और बोलता है कि ज़ूमू तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। कोई रून्स टेक्निक ये यूज करता है जो कि इसकी बॉडी में ही जाने लगते हैं और इसकी बॉडी गायब होने लगती है। इसकी बॉडी काफी बड़ी थी पर धीरे धीरे छोटी होने लगती है। शायद ये इसका सबसे पावरफुल स्पेल था, हालांकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे। मतलब इसकी बॉडी पर एक अच्छा खासा लोड आने वाला था, इवन इसके बाल भी गायब हो जाते हैं। और ये बोलता है सेलेस्टियल स्पेल टेंडन डिस्प्लेसमेंट। धीरे धीरे इसका जो सर था वो सांप में बदलने लगता है और ये वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है, वांगलिंग इसे मार नहीं सकता था क्योंकि ये बंदा भी जो 36 हेवन सेलेस्टियल्स बने हैं उसमें से एक है और इसे अगर ये मार देगा तो बेसिकली इसका ऑल हेवन के साथ एक तरह से दुश्मनी। और वांगलिंग अभी उस लेवल पे नहीं है कि थंडर सेलेस्टियल टेम्पल वालों से बैटल कर पाए। अब बिग हेड बॉय की स्टोरी थोड़ी रहती है कि बचपन से थोड़ा बदसूरत था, इवन इसकी माँ भी इसे पसंद नहीं करती थी और इसका कल्टीवेशन भी बेकार था। 15 साल की उम्र में इसे फैमिली से बाहर फेंक दिया गया था, लेकिन जब ये 500 साल बाद फैमिली में वापस आया था तो इसका चेहरा तो नहीं बदला था, लेकिन ये असेंडेंट लेवल पे पहुंच चुका था और 1000 सालों में कॉर्पोरियल यांग लेवल पे। लेकिन क्योंकि ये बाहर रहा था तो बहुत चौकन्ना बहुत शातिर बंदा बन चुका था। और फाइनली मतलब क्योंकि ये फैमिली वालों से भी नाराज था तो इसका एक एंसेस्टर से बैटल होता है जिसमें एंसेस्टर मारे जाते हैं और ये सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद ये सीधा सेलेस्टियल कंपटीशन के टाइम प्रकट हुआ था और शायद इसी टेक्निक की वजह से ये उन एंसेस्टर से जीता भी था। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता, ये अचानक से गायब होता है, स्पेशल बेंडिंग यूज करता है, फिर 2 फिंगर अटैक इस बंदे की तरफ बढ़ा देता है। बिग हेडेड बॉय जो कि आगे आ रहा था, बट वांगलिंग जो इसके पास गोल्डन रून्स थे उससे इन्हें ये ट्रैप कर देता है और उसके बाद इसके थर्ड आई की तरफ ये दोनों फिंगर को बढ़ाता है। ब्लैक और वाइट गैस इसकी बॉडी में मर्ज होने लगता है। ये बंदा खून की उल्टी करता है, लेकिन जो खून निकलता है उसमें सेलेस्टियल ऑरा मिक्स थी जो कि वांगलिंग को टच करे तो वांगलिंग इंजर्ड हो सकता था, क्योंकि ये बंदा भी निर्वाणा स्क्रायर का बंदा था। बट वांगलिंग एक और टेक्निक यूज करता है बाइंड, और क्योंकि इसके पास अब सेलेस्टियल बीड भी था जो इसे किंग शुई ने दिया था तो इसके सेलेस्टियल स्पेल सेलेस्टियल ऑरा काफी स्ट्रांग हो चुके थे। और जो ब्लड वांगलिंग की तरफ बढ़ता है बाइंड ऑरा की वजह से वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है और वांगलिंग एकदम शांत था। मतलब ये बैटल इसके लिए नॉर्मल बैटल था। इधर वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से बाकी लोगों से कहता है कि मैं बैटल कर रहा हूं तो कोई इधर ध्यान न दे। तो जुकुजी यूनकुजी वगैरह इधर अपनी नजर हटा लेते हैं और वांगलिंग इसके पास वो जो टोकन था थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का उसे भी यूज करता है। अब ये बंदा जान चुका था कि ये वांगलिंग से बच तो नहीं पाएगा, तो ये फाइनली बोलता है कि ब्रदर जू मैं 2000 साल कल्टीवेट किया हूँ, जो कि बहुत कठिन रास्ता रहा है मेरे लिए। अगर आप मुझे मारोगे नहीं तो कुछ भी बोलोगे मैं तैयार हूँ, क्योंकि वांगलिंग जो अटैक बनाया था बॉल ऑफ थंडर उससे इसकी फट रही थी। ये जानता था कि ये खत्म हो जाएगा। वांगलिंग सीधा बोलता है मुझे एक सर्वेंट चाहिए। अब बिग हेडेड बॉय बोलता है कि सर्वेंट तभी बनते हैं अगर मैं आपको अपना डाओ दे दूं। अब क्योंकि मैं सेलेस्टियल पूल में एंटर कर चुका हूं तो मेरा डोमेन जा चुका है, मैं आपको अपना डाओ आइडियल नहीं दे सकता। वांगलिंग बोलता है कोई नहीं, मेरे पास स्पेल है जिससे मैं तुम्हें बिना उसकी मदद के भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये जो सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन थे उनका जेड जो इसके पास था जिससे वो सेलेस्टियल गार्ड रिफाइन करता था, उसके अलावा भी वहां पर और टेक्निक्स थी जिससे वांगलिंग पहले यूज नहीं कर पाता था कंट्रोल करने के लिए,
क्योंकि इसके पास सेलेस्टियल ऑरा नहीं थी। अब क्योंकि इसे किंग शुई ने वो ऑरा दे दी थी, तो इसे सब चीज़ समझ में आ चुका था। तो फिलहाल ये वही टेक्निक बिग हेडेड बॉय पे यूज़ करता है और बेसिकली ये बिग हेडेड बॉय इसके कंट्रोल में था। मतलब अगर वो कुछ वांगलिंग के खिलाफ जाना चाहे तो वांगलिंग उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक प्रकार का ये एक सीलिंग टेक्निक था। फिलहाल ये मैटर ये शांत करता है। अब उसके बाद इसका ध्यान अपने प्लेनेट सुजाकू पर था कि पता नहीं पुराने दोस्त कितने बचे होंगे, कितनों से मैं मिल पाऊंगा। अब वांगलिंग इसे तो कंट्रोल कर लेता है। इस दौरान जाओ वुटाई और युनको जी इसकी तरफ आ रहे थे, पर वांगलिंग बोलता है मुझे थोड़ा शांत समय चाहिए, मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। जाओ वुटाई भी हैरान थे और युनको जी भी, क्योंकि वांगलिंग का जो डिवाइन सेंस था वो बहुत पावरफुल हो चुका था। और इसके डिवाइन सेंस में थोड़ी उदासी थी, क्योंकि अब इसे अपने फैमिलियर प्लेस यानी जहाँ पर इसका फैमिली लोग रहते थे पहले, वहाँ पर इसे जाना था। अब टाशान और बिग हेडेड बॉय इसे फॉलो करते हैं। हालांकि बिग हेडेड बॉय अभी भी थोड़ा चिंतित था कि यार मैं किसी का सर्वेंट बन चुका हूँ। अब ये अपने फैमिली वाली जगह जिसे वांग एंसेस्ट्रल सिटी कहा जाता है वहाँ पहुँचता है। पहले से शहर काफ़ी बदल चुका था, एडवांस हो चुका था। इसे पुराने दिन याद आते कि यहाँ पर वो पेड़ हुआ करता था, बहुत सारी चीज़ें। फोर्थ अंकल इसे अभी भी याद आते हैं, जिसकी वजह से यानी जिनकी वजह से ये कल्टीवेटर बना था। अब वांगली एक घर के पास पहुंचता है, मतलब जहां पर समझ सकते हो होटल टाइप या कुछ था वैसा। वेटर इसे दिखकर अचंभित था और बताता है कि लिटिल ब्रदर हम यहाँ पर जेड वगैरह बेचते हैं, आपको क्या चाहिए। पर वांगलिंग पूछते हैं यहाँ पर वो एक पेड़ हुआ करता था। अब ये सुनकर के ये बंदा कहता है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, मैं इसी जगह पैदा हुआ हूँ, कभी भी यहाँ पर वो पेड़ नहीं था। वांगलिंग समझता है क्योंकि ये बंदा कितने साल का होगा, 40-50, और वो पेड़ शायद यहाँ पर 500-600 साल पहले था। अब इस दौरान इस कंपनी के जो मालिक थे वो बाहर आते कि क्या हुआ था। अब वो बंदा बताता है कि अरे एक बंदा आया था, मतलब 2 लोग उसके साथ और थे, और वो पूछ रहा था कि यहाँ पर वो कोई पेड़ हुआ करता था। और ये बोल करके वेटर स्माइल करता है। अब ये सुन करके क्योंकि ये ओल्ड मैन थे तो बोलते हैं कि हाँ मेरे फैमिली वाले बताते थे कि यहाँ पर एक पेड़ था, पर बहुत पुरानी बात है। इधर वांगलिंग मानो ये एकदम अलग उदासी वाले जोन में चला जाता है कि 1000 सालों का कल्टीवेशन, बट यहाँ पर आने के बाद ये एकदम कमजोर फील करता है। फिलहाल इसे सामने में एक वॉल वगैरह दिखती है जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स पेट्रोलिंग कर रहे थे। वांगलिंग गायब होता है और सीधा अंदर प्रकट होता है और अपने मम्मी पापा को याद करता है। इसका जो बचपन का नाम था वो था टाइजू। तो ये बोलता है कि मम्मी पापा, टाइजू वापस आ चुका है। इसकी आंखों में आंसू थे और फिलहाल ये यहाँ पर इन्हें रेस्पेक्ट देता है। अब टाशान तो वैसे भी क्योंकि उसकी मेमोरीज पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है तो उसे उतना समझता नहीं है जब से ये पपेट में बना था। लेकिन बिग हेडेड बॉय इन चीज़ों को देखकर अलग ही उसको चिंता हो रही थी। उसे इतना तो समझता है कि ये जूमू का घर है, मतलब पुराना घर जहाँ पर इसके मम्मी पापा रहे होंगे। और इसे अपने बचपन का दिन याद आता है कि इसके मम्मी ही इसे पसंद नहीं करती थी। वांगलिंग वो कमरा खोलता है जहाँ पर अभी भी वो टेबल था और इसे पुराने दिन याद आते हैं कि इसके पापा पूछा करते थे कि पढ़ाई कैसी चल रही है टाइजू, और तुम्हें डैड के साथ जैसा नहीं बनना है, मतलब लकड़ी वगैरह का काम नहीं करना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें और अच्छा इंसान बनना है। और फिर इसके पापा फोर्थ अंकल की तारीफ करते हैं कि कितना भी बड़ा बन जाओ, फोर्थ अंकल को रिस्पेक्ट हमेशा देना। तो फिलहाल वांगलिंग अंदर था और टाशान और वो बिग हेडेड बॉय बाहर खड़े थे। और वांगलिंग को बचपन के कुछ अच्छे दिन भी याद आते हैं जो कि इसने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अगल बगल के दोस्तों के साथ बिताए थे। पूरा रात निकल जाता है और वांगलिंग वहीं पर बैठा था। फाइनली सुबह होती है। बिग हेडेड बॉय का जो एक्सप्रेशन था वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था कि रात निकल गई, भाई ये बंदा कैसा है। और इसको भी अपने बचपन के जो दर्द वाली दास्तान थी, यानी बिग हेडेड बॉय को वो सब चीज़ें याद आती है। अब क्योंकि वांगलिंग यहाँ पर था तो जो सोल्जर्स थे उन्हें कुछ तो पता चल ही जाता है। तो फिलहाल बहुत सारे कल्टीवेटर्स इधर की तरफ बढ़ते हैं। लगभग ये 10 या उससे ज़्यादा थे और ज़्यादातर इसमें फाउंडेशन और कुछ कुछ सोल फॉर्मेशन लेवल तक थे। और एक आवाज़ आती है कि तुम्हें पता है कि तुम क्राइम कर रहे हो। और वांगलिंग फील करता है कि ये लोग सच में गुस्सा है, सच में गुस्सा है। और फिर से आवाज आती कि तुम तीनों वांग एंसेस्ट्रल होम में बिना किसी को बोले, बिना किसी को बताए एंटर किए हो, कौन सा सेक्ट से हो, जल्दी बताओ। और जो बोल रहा था वो सोल फॉर्मेशन स्टेज का बंदा था और एक ओल्ड मैन था। टाशान देखता है, कुछ नहीं बोलता है। बिग हेडेड बॉय भी कुछ बोलता नहीं है। अब वांगलिंग पीछे हटता है और पूछता है कि इस लोकेशन को किसने बनाया, मतलब ये जो ग्रेव है जहाँ पर मम्मी पापा का लाशों को शायद दफनाया जाता है, कुछ वैसा जगह है। अब इसकी आवाज़ से ही जो सोल फॉर्मेशन के बंदे थे वो कांप जाते हैं। खास करके सोल फॉर्मेशन वाले बंदों के अंदर डोमेन पावर आ जाता है तो उसे ज़्यादा फील होता है मानो उसका डोमेन कोलैप्स कर जाएगा। अब ये बंदा बताता है कि एक मॉर्टल रॉयल फैमिली ने बनाया था, ये वांग फैमिली के एंसेस्टर के लोगों का घर है और हमारे प्लेनेट के जो सुजाकू के एंसेस्टर हैं उनका भी घर है। अभी वांगलिंग की तरफ देखता है, इसे लगता है कि मैं इन्हें जानता हूँ, बट ये कितना भी कोशिश करता है इसे याद नहीं आता है। फिलहाल एक और आवाज़ आती है कि तुम्हारे अंदर इतना गट्स है
कि तुम वांग एंसेस्ट्रल होम में एंटर किए हो। मेरा जुआन डाओ सेक्ट इस जगह को पता नहीं कितने जनरेशन से गार्ड कर रहा है। तुम आज बचोगे नहीं। और एक बंदा एंटर करता है यहाँ पर, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे था। अब इस ओल्ड मैन को देखकर बाकी जो भी यहाँ पर कल्टीवेटर्स थे, सोल फॉर्मेशन या उसके नीचे वाले, इन्हें रेस्पेक्ट दिखाते हैं। वांगलिंग बोलता है, अच्छा जुआन डाओ सेक्ट। और वांगलिंग पूछता है, क्योंकि अब तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे हो तो मतलब कंट्री जाओ रैंक 5 पर पहुंच चुका होगा। ओल्ड मैन चौंक जाते हैं कि हाँ, मेरी कंट्री 300 साल पहले से ही रैंक 5 की कंट्री है। लेकिन तुम कौन हो? इससे भी लगता है कि वांगलिंग को जानता है, कहीं तो कहीं देखा है। वांगलिंग को भी अच्छा लगता है कि चलो कंट्री जाओ रैंक 5 का तो पहुंचा, क्योंकि जब वांगलिंग यहाँ से गया था तो इसकी कंट्री जाओ रैंक 3 की कंट्री हुआ करती थी। वांगलिंग को याद आता है कि जब ये सोल फॉर्मेशन पे पहुंचा था तो कंट्री जाओ में ही पहुंचा था, जुआनडाओ सेक्ट में ही कल्टीवेट किया था, और इसने 10 स्पिरिचुअल सीड्स वहां पर छोड़े थे। फिलहाल वांगलिंग पूछता है तो ये बंदा भी बताता है कि हमारा जुआनडाओ सेक्ट और इवन जो सुजाकू प्लेनेट के सुजाकू हैं वो भी इस प्लेस को गार्ड करते, मतलब लोगों को भेजते रहते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो। और ओल्ड मैन की बातें सही थी, वांगलिंग उसे समझ सकता था। और वांगलिंग को अच्छा फील होता है, ये बोलता है थैंक यू ऑल। अब इसकी बॉडी से ओरिजिन ऑरा निकलती है, जो कि फिर से क्रिस्टल्स में बदल जाती है, और जो भी यहाँ पर कल्टीवेटर्स खड़े थे उन्हें यह मिलता है। सभी कल्टीवेटर्स हैरान थे, खास करके सोल ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा वो और चौंक जाता है, उससे और अच्छा मतलब अपनापन सा फील होता है। और वांगलिंग बोलता है कि तुम सही हो, मैंने जो तुम्हें अपना स्पिरिचुअल सीड गिफ्ट किया था तुम उसके लायक थे। और टाशान के साथ ये यहाँ से निकल जाता है। अब इस ओल्ड मैन को याद आता है कि स्पिरिट सीड मतलब ये वांग फैमिली के एंसेस्टर है, प्लेनेट सुजाकू के गार्जियन, द नंबर 1 पर्सन। और फिलहाल ये यहाँ पर नतमस्तक था, और जो भी लोग थे मतलब एक घुटने पे बैठ जाते हैं। और वांगलिंग को ये समझ में आता है कि जावुटाई का इसमें सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि वांगलिंग जब गायब हुआ था तो बहुत कम लोग इसे जानते थे, मतलब पावरफुल लोग बस जानते थे। बट जनरेशन दर जनरेशन जानने का मतलब एक ही है कि जावुटाई ने अच्छा काम किया है। और वांग फैमिली अब एक रॉयल फैमिली बन चुकी थी, सब जावुटाई का स्टेटस का कमाल था, क्योंकि वांगलिंग ने भी जावुटाई के लिए बहुत कुछ किया था। अगर आज वो सुजाकू है तो वांगलिंग की वजह से ही है। बिग हेडेड बॉय को अजीब लगता है कि यार जूमो को सब रेस्पेक्ट दे रहा है, इसे भी अपने प्लेनेट का याद आता है, अपने फैमिली का। बट वो लोग वैसे नहीं थे। कुछ लोग इसके फैमिली में भी अब इसे रेस्पेक्ट देते थे, पर ये जानता था वो फेक है। पर यहाँ पर लोग अलग है। तो फिलहाल यहाँ पर एक वांग डायनेस्टी बन चुकी थी, जिसे कि बेसिकली क्लाउड स्काई सेक्ट, जावुटाई और पावरफुल सेक्ट सपोर्ट करते थे। बट वांगलिंग का डिवाइन सेंस अभी भी वांग जुओ को नहीं ढूंढ पाया था। वांग जुओ वही है, मतलब जिसको कि वांगलिंग ने उसके पास्ट लाइफ को याद दिलाया था, क्योंकि वांग जुओ ने शायद खुद को भी मार लिया था अपनी वाइफ को मारने के बाद। अब वांगलिंग इंपेरियल सिटी के अंदर प्रवेश करता है। चलो यहाँ पर एक चीज अच्छा था कि वांगलिंग को लगता है चलो वांग फैमिली ग्रो तो कर रही है, लेकिन इसे रिजेंटमेंट फील होता है, मतलब गांव के लोग गुस्सा थे, किसी किसी की सोल मर गई थी, लेकिन नफरत उनके अंदर अभी भी था वांग फैमिली के लोगों के लिए। अब वांगलिंग को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब ये उस लेवल पे था तो रिजेंटमेंट तो फील कर ही सकता था, जो कि गांव गांव के लोगों से आ रहे थे। फिलहाल यहाँ से वांगलिंग निकलता है। इसे आगे में 2 कल्टीवेटर्स दिखाई देते हैं, दोनों फाउंडेशन लेवल पे थे, और एक बंदे के लिए ये रास्ता बना रहे थे, और मानो ये शो ऑफ कर रहे थे। और जो वो बंदा था वो घोड़ा चला रहा था, और इसके घोड़े के पीछे में एक रस्सी बंधा हुआ था, जिसके पीछे में एक बंदा फंसा हुआ था, और जिसे वो घोड़े से घसीट रहा था। उस बंदे के कपड़े फट चुके थे, ब्लड निकल रहा था, और जहां जहां से घोड़ा गुजरता था उसके पीछे से कुछ सोल्जर्स आते थे, और जो खून निकला रहता था उसे साफ करते थे। और कोई तो बोलता है यार प्रिंस को किसने परेशान किया, ये बंदा भी मारा जाएगा, घोड़े से घसीटा जाएगा और अच्छे से मारा जाएगा। शायद इन लोगों को पता नहीं है कि वांग फैमिली को, मतलब जो वांग डायनेस्टी है, उसे तो इमोर्टल्स भी सपोर्ट करते हैं, उन्हें कौन प्रोवोक कर सकता है। और कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में या नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करते हैं, जहाँ के पूरे लोगों को वांग फैमिली वालों ने खत्म कर दिया था। दूसरा बंदा बोलता है ब्रदर ली, इन चीज़ों के बारे में बात मत करो, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। वांगलिंग देखता है उस बंदे को, मतलब जो प्रिंस था वो वांग फैमिली का ही था, और इससे बोलता है टाशान से कि उसे यहाँ लेके आओ। टाशान गायब होता है और उस प्रिंस को लेके आता है। अब वो प्रिंस बोलता है कि तुमने मुझे कैप्चर किया, कौन से सेक्ट से हो तुम, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं वांग फैमिली का बंदा हूँ। टाशान को गुस्सा तो आ रहा था, बट ये वांगलिंग की तरफ देखता है और इसे जमीन पर पटक देता है। अब लोग जो यहाँ पर थे इस चीज को देख करके और डर जाते हैं। उस प्रिंस ने अच्छे खासे कपड़े पहने थे, एकदम फैंसी। बंदा डर रहा था, फिर भी बोलता है कि मैं वांग फैमिली का बंदा हूं, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, तुम किसी भी सेक्ट से हो तुम मारे जाओगे। वांगलिंग इस बंदे की तरफ देखता है। इस बंदे की बॉडी से ब्लैक गैस बाहर निकलता है, जो कि एक सांप का शेप ले रहा था और टाशान पर अटैक करने वाला था। अगर कोई सेकंड स्टेप में नहीं है तो इस चीज को नोटिस नहीं कर सकता। ऑरा काफी कोल्ड थी। अब इधर कुछ लोग वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं, इसे मारने के लिए कि वो असैसिन है, हमें उसे मारना पड़ेगा और प्रिंस को बचाना पड़ेगा। 2 स्वॉर्ड ऑरा टाशान की तरफ बढ़ती है।
अब ये लोग बेसिकली क्लाउड स्काई सेक्ट के थे, जो कि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। टाशान देखता है, बस एक हवा का झोंका फेंकता है, मतलब बस अपने हाथ को घुमाता है और दोनों की स्वर्ड एनर्जीज कोलैप्स कर जाती है और दोनों खून की उल्टी करने लगते हैं। टाशान इन्हें मारता नहीं है, बस इंजर्ड कर देता है। अब जब वो प्रिंस देखता है इन चीज़ों को, तो उसे डर लगता है। ये फिर से बोलता है कि मैं वांग फैमिली का बंदा हूँ, तुम मेरे लोगों को मार रहे हो, तुम मरोगे पक्का। वांगली एक चमाट मारता है इस बंदे को। इसमें कल्टीवेशन पावर यूज़ नहीं करता है, एकदम इंसानों जैसा मारता है। नहीं तो ये बंदा बचता कहाँ। बट फिर भी उस बंदे का मुंह एकदम सूज जाता है और जो इसके अंदर वो ब्लैक स्नेक था, उससे भी ये पावर फील होता है। और जैसे ये चमाट लगता है, ब्लैक स्नेक गायब हो जाता है, यूथ की बॉडी से निकल जाता है और वांगलिंग को डिवोर करना चाहता था। वांगलिंग के अलावा टाशान और बिग हेडेड बॉय इसे देख सकते थे। और वांगलिंग अब बोलता है कि कौन है भाई जो मेरे वांग फैमिली को यूज़ कर रहा है स्पिरिट्स को बढ़ाने में, मतलब लोगों के अंदर वो नफरत फैलाने में और उन स्पिरिट्स को अपने लिए यूज़ करने के। बेसिकली इस प्रिंस के अंदर इसका स्पिरिट था ही नहीं। अब उसे किसी ने डिवोर कर लिया था और उसकी जगह ये नफरत वाला स्पिरिट डाल दिया था। अब ये सांप भागने को देखता है, पर अब लेट हो चुका था और वांगलिंग इसे एक्सप्लोड कर देता है और जो धुन था उसे पकड़ लेता है। और जैसे ही वांगलिंग इसे डिस्ट्रॉय करता है, वो जो बंदा था वो खून की उल्टी करने लगता है और कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है क्योंकि इसके सोल को कोई डिवोर कर चुका था। तो उसकी आंखें डिम होने लगती हैं। अब लोग यहाँ से भागने लगते हैं डर के मारे। वांगलिंग को ये तो समझ में आ चुका था कि कोई तो है जो कि स्पिरिट्स को नरिश कर रहा है और मेरी वांग फैमिली के थ्रू। अब ये जो स्नेक डिस्ट्रॉय हुआ था वो एक ब्लैक रून में बदल जाता है। वांगलिंग उसे छोड़ता है और वो रून उड़ के जाने लगता है और ये तीनों इसे फॉलो करते हैं। अब इधर वांगलिंग पर बहुत सारे जो लोग थे, पावरफुल कल्टीवेटर्स, वो अटैक कर देते हैं क्योंकि भाई वांग फैमिली की बात थी। लेकिन जब ये वांगलिंग का ऑरा फील करते हैं तो इनमें से कोई तो फील करता है और ये पीछे भाग जाते हैं। कुछ सोल्जर्स भी पड़ते हैं जिन्हें वांगलिंग बस सुला देता है और इंपीरियल पैलेस की तरफ पड़ता है क्योंकि ये जो टोकन था उसी तरफ जा रहा था। अब यहाँ पर एक मिडिल एज मैन बैठे हुए थे ड्रैगन रोब पहन के और उनके बगल में एक वुमेन थी जो काफ़ी सुंदर थी और वुमेन की आंखों में वो ब्लैक फॉग जैसा था और फिलहाल ये पैनिक करती है। मिडिल एज मैन को भी फील होता है और वो भी बोलता है कि कौन मेरे वांग डायनेस्टी में ऐसे घुस रहा है, कौन से सेक्ट से हो तुम। फिलहाल ये अपने इनके जो भी पावरफुल कल्टीवेटर्स थे उन्हें भेजते हैं कि जाओ उनसे डील करो। और ये नेशनल टीचर की बात करते हैं। इधर तीन ब्लैक ऑरा वांगलिंग पर फिर से अटैक करते हैं। बेसिकली तीन लोगों के अंदर ये ब्लैक ऑरा ही थी। इनका पावर लेवल ज़्यादा नहीं था, ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के थे, बट उस पावर की वजह से इनका पावर एसेंडेंट लेवल पे पहुंच जाता है। और इनके अंदर वांग फैमिली का ब्लड लाइन नहीं था, बस नफरत भरा था, रिजेंटमेंट स्पिरिट्स थे। अब वांगलिंग का बस हाथ पड़ता है, एक बंदा कोलैप्स कर जाता है, उसके अंदर से ब्लैक गैस बाहर निकल के भागने को देखता है। पर वांगलिंग का अटैक तो वो स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका जड़ ही खत्म हो जाता है, यानी जो नफरत थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दो को ये मार देता है और वांगलिंग इस समय इंपीरियल पैलेस की तरफ बढ़ता है, सीधा रॉयल कोर्ट में जाता है जहां पर इसे वांग फैमिली का डिसेंडेंट और बाकी लोग देखने को मिलते हैं। वांगलिंग इनके तीनों डिसाइपल्स को जो नेशनल टीचर कहे जाते हैं उन्हें मार चुका था। वांगलिंग सभी को देखता है, ज़्यादातर डिसेंडेंट के अंदर वो ब्लैक ऑरा थी, बस वो जो मिडिल एज मैन थे जिन्होंने ड्रैगन रोब पहना था उनके अंदर नहीं था। और उनके बगल में एक वुमेन बैठी थी, बगल में जो वुमेन थी उसके अंदर से भी वो ऑरा गायब हो जाती है, मानो एक नॉर्मल इंसान हो। मिडिल एज मैन वांगलिंग को देखते हैं और हैरान थे, फिर कुछ सोचते हैं और बोलते हैं कि वांग फैमिली के ऑर्डर से इस बंदे को मार दो। अब 8 सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं। वांगलिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बेसिकली 8 एल्डर्स थे, इनके भी आंखों में वही ब्लैक गैस दिखाई देता है, लेकिन एक गोल्डन ग्लो इनके सोल को अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा था। और वांगलिंग एक ऐसी ऑरा फेंकता है कि इनके अंदर जो ब्लैक गैस था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिलहाल ये 8 नॉर्मल हो जाते हैं। अब इनमें से एक पहचान जाता है कि एंसेस्टर वांगलिंग। बाकी 7 भी एक्साइटेड हो जाते हैं। बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है, विश्वास नहीं होता है। कुछ लोग एक्साइटेड थे और कुछ लोग नर्वस थे, मतलब उन्हें समझ में नहीं आता है क्योंकि उनके अंदर भी ब्लैक गैस था। और इस समय एक पाइथन प्रकट होता है जो कि लगभग 100 फीट का होगा, जो वांगलिंग की तरफ चार्ज करता है। टाशान आगे बढ़ता है, राइट हैंड से एक पंच मारता है और पाइथन कोलैप्स कर जाता है। फिलहाल जमीन के अंदर से एक बंदा निकलता है और जब ये वांगलिंग को देखता है तो ये भी हैरान था। और वांगलिंग इससे कहता है कि तुम मेरी फैमिली में रिजेंटमेंट स्पिरिट्स को पाल रहे हो, मरो। थंडर इस समय चमकता है। बंदे को लगता है कि ये छिप के बैठा था, बट वांगलिंग की वजह से इसे बाहर निकलना पड़ता है। बंदे का पावर लेवल इल्यूजनरी इन लेवल पे था और भागने से पहले ये वुमेन की तरफ देखता है जो कि मिडिल एज मैन के बगल में बैठी थी। ये लेडी भी कोई स्पेल यूज करने वाली थी। टाशान आगे बढ़ने ही वाला था, बट जो बिग हेडेड बॉय था वो पहले गायब होता है और उस बंदे की तरफ बढ़ता है। इधर वांगलिंग उस वुमेन की तरफ बढ़ता है जो कि स्पेल यूज करने वाली थी। वांगलिंग का बस एक उंगली पड़ता है और थंडर पावर आगे बढ़ते हैं और मिडिल एज वुमेन से जाके टकराते हैं। ये खून की उल्टी करती है। इसके सर के ऊपर एक पाइथन प्रकट होता है
पर पाइथन भी इस ऑरा की वजह से कोलैप्स कर जाता है। इसका सोल भी डिस्ट्रॉय होने ही वाला था, बट इसकी बॉडी से एक 5 कलर का फिनिक्स निकलता है जो कि वांगलिंग के थंडर को ब्लॉक करने लगता है। वांगलिंग फिर से इसके सामने प्रकट होता है क्योंकि ये भाग रही थी। इसका स्पीड उतना फास्ट था भी नहीं, और फाइनली वांगलिंग के अटैक की वजह से इसका फिनिक्स कोलैप्स कर जाता है और ये बोलती है कि मैं जो 7 फिनिक्सेस हैं प्लेनेट फेंग लुआन के, उनमें से एक हूँ। तुम मुझे मारना चाहते हो। अगर आपको पता है फेंग लुआन प्लेनेट, तो यहीं के लोग मेरे भाई सेटू का भी पीछा कर रहे थे। अभी तो वो उसका आना बाकी है। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है कि भाई तू कहीं की भी हो। वांगलिंग की बॉडी से ब्लैक और वाइट गैस निकलती है, यानी यिन और यांग, और वांगलिंग इसके ओरिजिन सोल को सील कर देता है। अब सोल सर्च स्पेल को ये इसके ऊपर यूज करता है। वुमेन चिल्ला रही थी क्योंकि अगर आप किसी की मेमोरीज को देखोगे तो उसे काफी पेन होता है, और वांगलिंग जितना देखता है इसे और गुस्सा आता है, और वांगलिंग गुस्से में इसके ओरिजिन सोल को फोड़ देता है। अब इसका ओरिजिन सोल क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो ओरिजिन एनर्जी में बदल जाता है, जिससे वांगलिंग डिवोर कर जाता है। इस लड़की ने अपने कल्टीवेशन को छिपाने की कोशिश की थी, पर वांगलिंग के हिसाब से ये लड़की आराम से कॉर्पोरियल यांग लेवल पर तो थी ही, और फिनिक्स स्पिरिट के प्रोटेक्ट करने की वजह से ये पहले अटैक में वांगलिंग से बच गई थी। और यही वुमेन यहाँ जो भी वांग फैमिली के लोग थे उनकी लाइफ्स को कंट्रोल कर रही थी। और जैसे ये मरती है, वांग फैमिली के बहुत सारे लोग खून की उल्टी करने लगते हैं और मर भी जाते हैं, और कुछ लोग जो थोड़े पावरफुल थे वो बच जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें बुरा लगता है। अब वांग फैमिली की जैसे जो पढ़ाई होती है, तो इनकी पढ़ाई में वांगलिंग का चित्र रहता ही था, और जो भी इनके फैमिली के अच्छे पुराने लोग थे और 8 जो वो एल्डर्स थे वो माफ़ी मांगते कि एंसेस्टर हम गलत थे। और वांगलिंग उस मिडिल एज मैन की तरफ दिखता, वो भी झुक के खड़े थे, और वांगलिंग कहता तुम लोग सच में गलत थे। बस इसके वजह से वो मिडिल एज मैन बेहोश हो जाते हैं कि तुम लोग पहचान नहीं पा रहे हो कि कौन वांग फैमिली का और कौन नहीं है। और आसपास जो भी कल्टिवेटर्स आए थे उन्हें वांगलिंग थैंक्स बोलता है कि तुम लोग मेरे वांग फैमिली का ध्यान रख रहे हो। और वांगलिंग ये डिटरमाइन करता है कि फेंगलुआन प्लेनेट के कोई लोग यहाँ पर बचे ना हो। और वांगलिंग को गुस्सा तो आ ही रहा था कि प्लेनेट फेंगलुआन कॉर्प सेक्ट, तुम लोग मेरे वांग फैमिली को खत्म करना चाहते थे, अब तुम लोग बचोगे नहीं। और इस समय वांगलिंग बहुत गुस्से में था, और ये लड़की सच में वो 7 फिनिक्स में से एक थी और कॉर्प सेक्ट की मेंबर भी थी। मतलब इसका जो कद कायदा था सुनटाई के बराबर था। सुनटाई मतलब जो यहाँ पर कॉर्प सेक्ट वाले थे, बस इसका कल्टीवेशन ज़्यादा था। और वांगलिंग को याद आता है कि सुनटाई ने इसे बताया था कि ये जो कॉर्प सेक्ट वाले होते हैं वो स्पिरिट्स को पालते हैं, मतलब कुछ यूज़ करते हैं उनका। पहले वांगलिंग का एक ही मकसद था कि जो कॉर्प सेक्ट है प्लेनेट सुजाकू पर, उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देना। और इसे याद भी आता है कि यार जो जहाँ पर मैं था पहले कॉर्प सेक्ट में, वहाँ पर एक बड़ी बॉडी थी जो कि इसे हमेशा बुलाती थी, जो कि जायंट डेमन क्लैन के किसी एंसेस्टर की थी। अब वांगलिंग उस फुलिश बॉय की तरफ देखता है कि उसे मार दो और उसका ओरिजिन सोल मुझे दो। फिलहाल उसे भी मार दिया जाता है, और प्लेनेट सुजाकू पर अब बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी थी। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।